वॉचरोज के कमेंट सेक्शन में शोगुन की कुछ ज्यादा ही फरमाइश दिख रही थी, तो मैंने ये शो देखा और बहुत मजा आया। शो देखकर ये भी समझ में आया कि आखिर आप इसकी इतनी डिमांड क्यों कर रहे थे। इसके 80% डायलॉग्स जापानीज में हैं। जब एक ही लैंग्वेज में ऑडियो और सबटाइटल दोनों होते हैं तो हमें कंपैरेटिवली ज्यादा आसानी से समझ में आता है। लेकिन इस शो में सीन पर फोकस करो तो डायलॉग मिस हो जाता है, और सबटाइटल पर फोकस करो तो सीन सर के ऊपर से चला जाता है। इसीलिए शोगुन को एपिसोड बाय एपिसोड एक्सप्लेन करने में मजा आएगा। एक और बात, इस सीरीज में आपको कई बार दिखेगा कि लोगों के बीच बातचीत तो अंग्रेजी में हो रही है, इंग्लिश में हो रही है, लेकिन उसे पोर्टुगीज कहा जा रहा है। कंफ्यूज मत होना, ऐसा सिर्फ आपकी सुविधा के लिए है। इस शो की जो दुनिया है इसमें एक्चुअली कोई भी डायलॉग इंग्लिश में है ही नहीं। जहां भी इंग्लिश बोली जा रही है वो या तो डच है या फिर पोर्टुगीज। कहानी में जॉन ब्लैकथॉर्न जब जहाज पर अपने क्रू मेंबर से बात करता है तो वो डच लैंग्वेज में बात कर रहा है। इसके अलावा जो भी इंग्लिश कॉन्वर्जेशंस हैं वो एक्चुअली पोर्टुगीज हैं। ये शो शोगुन नाम की एक नॉवल पर बेस्ड है। इसे लिखा था जेम्स क्लावेल ने। ये हिस्टोरिकल फिक्शनल नॉवल है जो 1975 में पब्लिश हुई थी। कहानी शुरू होने से पहले एक जेंटल रिमाइंडर, आप चाहते हैं कि मैं हर अच्छे शो की कहानी को गेम ऑफ थ्रोन्स की तरह ही डिटेल में एक्सप्लेन करूं, लेकिन इसमें मेहनत और वक्त दोनों लगता है, और ऐसा तभी पॉसिबल हो पाएगा जब मैं फुल टाइम यूट्यूब पर ही फोकस करूं, और उसके लिए आपके सपोर्ट की पूरी जरूरत पड़ेगी। तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कॉमेंट्स करिए, अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ जरूर शेयर कीजिए ये वीडियोस। ओके, कहानी का बैकग्राउंड क्या है? बात है सन 1600 की। दशकों से पोर्टुगीज कैथोलिक्स जापान में ट्रेड करके बहुत मुनाफा कमा रहे हैं। उन्होंने अपने जानी दुश्मनों यानी यूरोपियन प्रोटेस्टेंट्स को इस बात की भनक भी नहीं लगने दी है कि ये जापान आखिर है क्या। कैथोलिक्स और प्रोटेस्टेंट्स बेसिकली क्रिश्चियनिटी में दो अलग अलग धाराओं को मानने वाले ग्रुप्स हैं। हिस्ट्री से इंस्पायर्ड इस कहानी के मुताबिक ये दोनों कम्युनिटीज एक दूसरे को अपना दुश्मन मानती हैं। जापान की राजधानी ओसाका में राजा टाइको की मौत हो चुकी है। उनका वारिस बहुत छोटा है, इसीलिए उन्होंने मरने से पहले ओसाका का राजकाज चलाने की जिम्मेदारी एक काउंसिल को सौंपी। उस वक्त के जापान में 5 बड़ी रियासतें हैं और उनके अपने अपने लॉर्ड्स हैं। ये सब एक राजा के अंदर काम करते हैं। मरने से पहले राजा ने इन्हीं 5 वॉरियर लॉर्ड्स को मिलाकर एक काउंसिल ऑफ रीजेंट्स बनाया ताकि उनके बीच आपस में किसी तरह का मसला ना हो। लेकिन अब राजा की मौत के बाद सबकी तरफ से पॉलिटिकल दांव पेच शुरू हो गए हैं। तो कहानी शुरू होती है रात के अंधेरे में। समंदर में एक शिप है जिसे देखकर लगता है इसने बहुत बुरा वक्त देखा है। अगले सीन में हमें उसी जहाज का पास्ट दिखाया जाता है। आप नोटिस करेंगे कि जिस हालत में हमें ये जहाज पहले सीन में दिखाया गया था, फिलहाल ये उससे बेहतर है। यहाँ जॉन ब्लैकथॉर्न नाम का एक ब्रिटिश पायलट है और अपने डच क्रू मेंबर्स के साथ वो इरास्मस नाम के जहाज में सवार होकर जापान की खोज में निकला हुआ है। जॉन को समंदर के तल में सफेद रेत होने का सुराग मिला है। ये देखकर वो काफी एक्साइटेड है। वो शिप के कैप्टन को ये खबर सुनाता है, लेकिन कैप्टन की हिम्मत जवाब दे चुकी है। एक्चुअली ये लोग लंबे अरसे से समंदर में भटक रहे हैं। राशन तो बहुत पहले ही खत्म हो चुका है, अब पीने का पानी भी नहीं बचा है। हमें पता चलता है कि ये जापान की खोज करने के लिए मैजेलन पास के जरिए आए। ये एक पोर्टुगीज एक्सप्लोरर फर्डिनेंड मैजेलन के समुद्री नक्शे को फॉलो कर रहे थे, मगर लंबे वक्त से भटकने के बाद सब उम्मीद खो बैठे हैं। कैप्टन को नहीं लगता कि इस सफर की कोई मंजिल है, मगर जॉन को भरोसा है उनका जहाज जापान जरूर पहुंचेगा। उसे उम्मीद है कि जिस जापान ने पोर्टुगीज कैथोलिक्स को इतना अमीर बनाया है, उस धरती पर पहुंचकर ये लोग भी ट्रेड करेंगे और अमीर हो जाएंगे। लेकिन कैप्टन को जॉन की इन बातों में बस झूठे ख्वाब नजर आ रहे हैं। दरअसल जब इन्होंने ये सफर शुरू किया था तब इनके पास एक बहुत बड़ा कारवां था। 5 जहाज थे, क्रू में 500 से ज्यादा लोग थे। अब हालत ये है कि बस एक जहाज और मुट्ठी भर लोग ही बचे हैं। कैप्टन को लगता है उन्हें अपना काम तमाम कर लेना चाहिए। जॉन उसे इंस्पायर करने की नाकाम कोशिश करता है और आखिर में उनकी ख्वाहिश पूरी करते हुए उन्हें अपनी बंदूक सौंपकर कैबिन से बाहर आ जाता है। बैकग्राउंड में हमें बंदूक चलने की आवाज सुनाई देती है, यानी कैप्टन ने अपना सफर खत्म कर लिया है। एक बिल्कुल छोटा सा ब्रेक। मैं वियतनाम गई थी। उस ट्रिप के वीडियोस देखने के लिए आप वॉच रोज व्लॉग्स पर जाएं। लिंक ऊपर भी दिया हुआ है और डिस्क्रिप्शन में भी। अगले सीन में हम प्रेजेंट में आ जाते हैं। ये जापान है।
समंदर के किनारे पर एक आदमी गाना गुनगुना रहा है। उसका लॉकेट बता रहा है कि वो क्रिश्चियन है, यानी दुनिया से छिपे होने के बावजूद जापान के लोगों तक क्रिश्चियनिटी पहुंच चुकी है। उसे समंदर से एक शिप आती दिखती है। ये वही शिप एरास्मस है जो हमें पहले सीन में दिखाई गई थी। तो बेसिकली पायलट और कैप्टन वाला जो पास्ट का एक सीन हमने देखा था, वो दिन गुजरे हुए भी बहुत वक्त बीत चुका है। जॉन को उम्मीद थी कि किनारा कहीं आसपास ही है, लेकिन किनारे तक पहुंचने में उसके जहाज को काफी वक्त लगा। किनारे पर जहाज लगने की खबर पाकर वहां की लोकल आर्मी शिप के पास पहुंचती है। इनके हाथ में तीर धनुष और तलवारें हैं, ना कि बंदूकें। जब ये लोग जहाज पर पहुंचते हैं तो यहाँ इन्हें बहुत से अधमरे लोग दिखाई पड़ते हैं। उनकी हालत देखकर आर्मी लीडर समझ जाता है कि ये लोग भुखमरी का शिकार हैं। बेसुध पड़ा जॉन ब्लैक थॉर्न अचानक से उठकर भागने की कोशिश करता है, लेकिन ये सोल्जर्स उस पर काबू पाने में कामयाब रहते हैं। हमने इसे जिस हालत में पिछले सीन में देखा था, उसके मुकाबले अब इसके हाल ज्यादा बिगड़े हुए लग रहे हैं। इस एपिसोड का नाम है अंजन। अंजन एक्चुअली एक जापानीज वर्ड है, इसका मतलब होता है पायलट। चलते हैं अगले सीन पर। हमें इंट्रोड्यूस करवाया जाता है लॉर्ड योशी तोरा नागा से। वो अपने लाव लश्कर के साथ एक मैदान में घोड़े पर सवार हैं और अपने बास को आसमान से डाइव करके शिकार को दबोचते हुए देख रहे हैं। तोरानागा का बेटा नागा कादो बाज के इस शिकार को देखकर एक्साइटेड है। तोरानागा कहते हैं, बाज खुद को सूरज की तेज रोशनी में छिपा कर रखता है और सही लम्हा आने तक इंतजार करता है। अपनी एनर्जी बचा कर रखता है। शिकार को पता भी नहीं चलता कि उस पर शिकारी की नजरें हैं। इस पूरे शो में तोरानागा इसी स्ट्रैटेजी के साथ काम करते हुए नजर आएंगे। एक्चुअली राजा ताइको ने जिन 5 रीजेंट्स को काउंसिल बनाया था, उन्हीं में से एक हैं लॉर्ड तोरानागा। उन्हें राजमहल में समन किया गया है क्योंकि उन्हें रीजेंट के पद से बर्खास्त करने की साजिश चल रही है। तोरानागा अपने लोगों के साथ उसाका के राजमहल में दाखिल होते हैं। यहाँ से चलने वाला काम लॉर्ड इशिदो संभालते हैं, जबकि तोरानागा के पास फॉरेन अफेयर्स की जिम्मेदारी है। बचे हुए 3 रीजेंट्स का नाम है कियामा, सुगियामा और ओनो। कियामा और ओनो भी कैथोलिक क्रिश्चियन हैं। काउंसिल ऑफ रीजेंट्स के 4 लीडर्स का आरोप है कि तोरानागा अपना दमखम बढ़ाने में लगे हुए हैं, क्योंकि उनका इरादा तख्ता पलट करने का है। तोरानागा यकीन दिलाने की कोशिश करते हैं उनका ऐसा कोई इरादा नहीं है। वो कहते हैं उनकी दिलचस्पी सिर्फ अपनी रियासत कांतो में है, ना कि जापान के तख्त में। इशिदो तोरानागा पर इल्जाम लगाते हैं उन्होंने राजा ताइको के वारिस की मां लेडी उचिबा को बिना परमिशन और बिना किसी रिक्वेस्ट के बंधक बनाया है और उन्हें एदो के अपने महल में बंदी बनाकर रखा है। एदो एक्चुअली तोरानागा की रियासत कांतो की राजधानी है। मैंने लेडी ओचिबा को राजा ताइको की पत्नी या उनकी विधवा क्यों नहीं कहा, क्योंकि लेडी ओचिबा ने राजा से शादी नहीं की थी। सिर्फ वारिस को जन्म देने के लिए लेडी ओचिबा को लाया गया था, क्योंकि उनकी पत्नी के साथ राजा की कोई औलाद नहीं थी। खैर, तोरानागा सफाई देते हैं कि लेडी ओचिबा उनकी बंदी नहीं है, बल्कि अपनी प्रेग्नेंट बहन से मिलने गई हैं। दरअसल लेडी ओचिबा की बहन तोरानागा की बहू हैं। ओशिदो का कहना है राजमहल आने से पहले तोरानागा ने जानबूझकर लेडी ओचिबा को अपनी कैद में लिया ताकि राजमहल में उनकी सुरक्षा पर कोई आंच ना आए। तोरानागा के हिसाब से ना तो वो इस राजमहल में खुद बंदी हैं, ना ही लेडी ओचिबा जो उनके महल में हैं वो बंदी हैं। तोरानागा को 7 दिनों के अंदर लेडी ओचिबा को ओसाका वापस बुलवाए जाने का आदेश दिया जाता है। साथ ही बिना परमिशन लेडी ओचिबा को ले जाने के लिए उन पर इम्पीचमेंट का ट्रायल चलाए जाने का भी आदेश होता है। इस बातचीत से तोरानागा का एक वफादार सिपाही तादा योशी गुस्से में आ जाता है और तलवार निकालकर लॉर्ड इशिदो को धमकाता है। इस पर तोरानागा पलटकर अपने सिपाही को देखते हैं और उसे डांट लगाते हैं। तोरानागा कहते हैं आखिर उसने ऐसा सोचा भी कैसे कि लॉर्ड इशिदो उनके साथ बदसलूकी कर रहे हैं। तोरानागा की डांट से शर्मिंदा होकर वो सिपाही कहता है, मैंने आपकी शान में गुस्ताखी की है, इसीलिए मैं सेपुकू करूंगा और अपने वंश को मिटा दूंगा ताकि इस दुनिया में मेरा नाम और वंश आगे ना बढ़े। सेपुकू का मतलब है आत्महत्या कर लेना। ये वाकई में जापान के एंशिएंट कल्चर का हिस्सा था। खैर, ये सभा समाप्त होती है। इस पूरी प्रोसीडिंग के दौरान तोरानागा सभी के साथ अदब से पेश आते हैं, किसी भी तरह के इमोशंस नहीं दिखाते। लगता है उसी बाज की तरह इन्होंने अपनी नीयत छुपाई हुई है और सही वक्त का इंतजार कर रहे हैं।
एक कबूतर उनके पास पहुंचा है। उन्हें किनारे पर बहकर आए जहाज के बारे में खबर मिली है। वो अपने वफादार हिरोमात्सु के साथ हैं। हिरोमात्सु क्यूरियस हैं कि जब तोरानागा को साफ दिख रहा है कि उनके खिलाफ साजिश चल रही है, तो वो बगावत का ऐलान क्यों नहीं करते। तोरानागा बताते हैं ये जंग का सही वक्त नहीं है। चारों रीजेंट साथ हैं और चारों की आर्मी से जंग करने का मतलब है हारना। इसीलिए बेहतर है वो फिलहाल इसी महल में रहकर उस बाज की तरह अपने शिकार पर नजर बनाए रखें। तुरानागा को राजमहल से बाहर जाने की परमिशन नहीं है। इसीलिए वो हिरोमात्सु को इस जहाज की पूरी खबर लेने के लिए अजिरो जाने को कहते हैं। हिरोमात्सु को ताज्जुब हो रहा है। तुरानागा पर जान का खतरा है और उन्हें परदेश से आए किसी जहाज की पड़ी है। खैर, आदेश तो आदेश है। हिरोमात्सु अजिरो के लिए रवाना होते हैं। अजिरो एक फिशिंग विलेज है। इसके किनारे पर जॉन ब्लैकथॉर्न की शिप लगी है। अजिरो इजू नाम की एक छोटी सी रियासत का हिस्सा है। इसके लॉर्ड का नाम है याबुशिगे। ये तोरोनागा के वफादार हैं। बेसिकली ये छोटी छोटी रियासतें किसी न किसी बड़े घराने के लिए वफादारी दिखाती हैं, ताकि जरूरत पड़ने पर उनके पास बड़े घराने का सपोर्ट हासिल हो। अजीरो में जहाज को रस्सियों से खींचकर किनारे लाया जा रहा है। अजीरो का इलाका याबुशिगे का भतीजा लॉर्ड ओमी संभालता है। उसने याबुशिगे को शिप के बारे में मैसेज भिजवा दिया है। जहाज के अंदर जॉन और दूसरे क्रू मेंबर्स आपस में बातचीत कर रहे हैं। उन्हें पता नहीं है कि वो कहाँ आए हैं। सबको डाउट है कि वो कैथोलिक्स की गिरफ्त में हैं। और जॉन को भरोसा है वो दरअसल पोर्टुगल के सीक्रेट एम्पायर यानी जापान पहुंच चुके हैं। जॉन कहता है मुझे पोर्चुगीज बोलनी आती है, इसीलिए यहाँ हम ट्रेड के रास्ते खोल सकते हैं। हमारी शिप पर अब भी ऐसी चीजें मौजूद हैं जिनके दम पर हम इनसे नेगोशिएट कर सकते हैं। जबकि दूसरे क्रू मेंबर्स डरे हुए हैं कि जैसे ही यहाँ रहने वाले पोर्टुगीज लोगों को उनकी हकीकत पता चलेगी, उन्हें मार डाला जाएगा। अगले सीन में हम तोरानागा के वफादार सिपाही तादायोशी को देखते हैं। वो अपनी पत्नी फूजी से अपना बेटा छीनने की कोशिश कर रहा है। तोरानागा से किए गए वादे के मुताबिक वो सेपुक्कू की रस्म निभाते हुए खुद को और अपने बेटे को मार डालेगा। वैसे फूजी हिरोमात्सु की पोती है। उसका कहना है अगर उसके बच्चे को मारा जा रहा है तो वो खुद को भी मार डालेगी। लेकिन लॉर्ड तोरानागा का आदेश है कि उसे जिंदा रहना होगा। खैर, यहाँ लेडी मरेको पहुंचती हैं। मरेको तोरानागा के मिलिट्री कमांडर की पत्नी और लॉर्ड हिरोमात्सु की बहू हैं। वो फूजी की बचपन की दोस्त भी हैं। फूजी का कहना है कि अपने बच्चे के बिना उसके पास जीने का मकसद ही क्या है। लेडी मरेको उसे समझाती हैं अगर लॉर्ड तोरानागा का आदेश है तो जीना ही उसकी जिंदगी का मकसद है। वो उसके हाथ से खंजर ले लेती है। इस सीन के आखिर में हमें दिखाया जाता है कि लेडी मरेको भी क्रिश्चियन है। हम फिर से अजीरो की फिशिंग विलेज पहुंचते हैं। यहाँ लॉर्ड याबुशिगे अपने पूरे लाव लश्कर के साथ हैं। ओमी जहाज पर आया है। उसके सिपाहियों का जॉन ब्लैकथॉर्न और उसके साथियों के साथ झगड़ा होता है। आखिरकार जॉन सरेंडर कर देता है। उसे किनारे पर लाने के बाद उसी क्रिश्चियन आम आदमी से जिसने पहली बार शिप देखी थी, उससे जॉन की बातें ट्रांसलेट करने को कहा जाता है। उसे थोड़ी बहुत ही पोर्टुगीज आती है, पर कोई और ऑप्शन ना होने की वजह से यहाँ पर उसी को इंटरप्रेटर बनाया जाता है। जॉन की बात ओमी को समझ नहीं आ रही है, लेकिन उसका गुस्से में चीखना चिल्लाना उससे बेशक समझ आ रहा है। सो वो गुस्से में जॉन को टॉर्चर करता है। याबुशिगे के पास एक पोर्टुगीज प्रीस्ट को लाया गया है। ये इंटरप्रेटर का काम करेगा। हालांकि इसे जापानीज उतने अच्छे से नहीं आती। जॉन बताता है कि वो ब्रिटेन से आया है और शिप एरास्मस का पायलट है, लेकिन पोर्टुगीज प्रीस्ट नहीं चाहता याबुशिगे को इस बारे में पता चले। एक्चुअली जापान में आकर बसे पोर्टुगीज सेटलर्स ने जापान से बहुत सी बातें छिपाई हुई हैं। उन्होंने पोर्टुगल के अलावा किसी भी और यूरोपियन कंट्री की एग्जिस्टेंस के बारे में जापान को बताया ही नहीं है। जॉन जापान तक पहुंचने वाला पहला ब्रिटिश सेलर है। ये प्रीस्ट याबुशिगे को झूठी जानकारी देता है। कहता है जॉन एक लुटेरा है, एंटी क्राइस्ट है और इसीलिए इसे मार डालना चाहिए। मगर याबुशिगे को ना तो प्रीस्ट की बात पर भरोसा है, ना ही उसकी दिलचस्पी क्रिश्चियनिटी के दुश्मनों को खत्म करने में है। वो अपने सिपाहियों को आदेश देता है कि जॉन को नहलाकर साफ सुथरा किया जाए। जब प्रीस्ट जिद करने लगता है कि इसे मारना जरूरी है, तो याबुशिगे कहता है इसकी जगह किसी और क्रू मेंबर को पिक कर लो, मैं उसे अपने स्पेशल तरीके से मारूंगा। अगले सीन में ओसाका के राजमहल में लॉर्ड तोरानागा और किंग टाइको की विडो लेडी दायोन के बीच बातचीत होती है।
दायोइन को समझ नहीं आ रहा कि लॉर्ड इशिदो ने बाकी तीनों रीजेंट्स को तोरानागा को धोखा देने के लिए कैसे मना लिया। उन्हें इस बात का डर है कि तोरानागा को बर्खास्त करने के बाद ये लोग उन्हें मार डालेंगे, और अगर तोरानागा मर गया तो फिर अगला नंबर राजा के वारिस प्रिंस नाकामुरा याइशियो का होगा। योशी तोरानागा उन्हें अश्योर करते हैं कि वो जापान के वारिस की हिफाजत करेंगे, मगर दायोइन को भरोसा नहीं है। उनका कहना है कि जिसके सिर पर खुद तलवार लटकी है, वो किसी और की जान कैसे बचाएगा। वो कहती है, इन रीजेंट्स को तुम्हारे नाम से उतना डर नहीं लगता जितना डर इन्हें तुम्हारी मिनोवारा ब्लड लाइन से लगता है। मिनोवारा ब्लड लाइन के लोग दरअसल बहुत पहले तक शोगुन का टाइटल होल्ड करते थे और इन्हें बहुत पावरफुल माना जाता था, मगर तोरानागा ने अपनी इस विरासत को क्लेम करने की कोशिश नहीं की है। दायोन उन्हें कहती है कि तुम नेकदिल हो, इसीलिए तुम उस ओहदे को हासिल नहीं करना चाहते। लेकिन इस वक्त की मांग नेकदिल इंसान नहीं है, इस वक्त की मांग है शोगुन। उधर अजीरो में याबुशिगे के आदेश पर जॉन के एक साथी को सजाए मौत देने के लिए ले जाया जा रहा है। उसे पानी से भरी एक बड़ी सी देख में डाल दिया जाता है। देख के नीचे आग जल रही है। पानी जैसे जैसे खौल रहा है, प्रिजनर की चीख तेज हो रही है। वहीं दूसरी तरफ जॉन को नहलाया जा रहा है। याबुशिगे को एक अजीब सा शौक है। उसे इंसान को मौत के सामने पावरलेस होते हुए देखने का ऑब्सेशन है। सजाए मौत के इस क्रूअल अंदाज से इतना तो साफ है कि याबुशिगे एक ट्विस्टेड पर्सनालिटी है, मगर वो लॉर्ड है। किसी की मजाल नहीं है कि उसके फरमान पर उंगली उठाए। अगली सुबह याबुशिगे और उनके भतीजे ओमी के बीच बातचीत हो रही है। याबुशिगे इस बात से खुश है कि ओमी ने अजीरो को बहुत अच्छे से संभाला है, और वो इनाम में ओमी के हिस्से में आने वाली जमीन को बढ़ाने का वादा करता है। ओमी क्यूरियस है, क्या याबुशिगे लॉर्ड तोरानागा को इस जहाज वाली घटना के बारे में बताएगा। याबुशिगे का कहना है, लॉर्ड तोरानागा तो ओसाका के राजमहल में खुद फंसे हुए हैं और वहां से जिंदा नहीं लौटने वाले। मरे हुए आदमी को क्यों बताया जाए कि हमारे कब्जे में हथियारों और जवाहरात से भरा एक जहाज है। याबुशिगे ने पूरा हिसाब लगाया हुआ है। तोरानागा के मरने के बाद लॉर्ड इशिदो सबसे पावरफुल रीजेंट होंगे। फिर अगली लड़ाई क्रिश्चियन रीजेंट्स के साथ हो सकती है, जिनके पास तोप और बंदूकें हैं। ऐसे में अगर याबुशिगे के पास भी तोप और बंदूक होंगी, तो वो लॉर्ड इशिदो का पावरफुल एलाय बन सकता है। मगर उसकी इस पूरी प्लानिंग पर पानी फिर चुका है, क्योंकि लॉर्ड तोरानागा के सिपह सलार लॉर्ड हिरोमात्सु अजरो पधार चुके हैं। वो याबुशिगे से पूछते हैं, तुम्हें तो लॉर्ड तोरानागा ने ईदो में रुकने के लिए कहा था, तुम यहाँ क्यों हो। याबुशिगे बताता है, एक जहाज बरामद हुआ है और जहाज पर कुछ लोग थे, उन्हें बंदी बनाया गया है। यहाँ आकर इस पूरे मामले को देखना जरूरी लगा, इसीलिए मैं यहाँ पर आया हूँ। वो बड़ी होशियारी से जहाज पर मौजूद हथियारों और जवाहरात की बात छुपा लेता है, लेकिन हिरोमात्सु के पास पहले से ही सारी जानकारी है। वो पूछते हैं, जहाज पर 500 बंदूकें, 20 तोप और सोने चांदी से भरी कई संदूकें थीं, उनका क्या हुआ। याबुशिगे के पास सच बताने के अलावा कोई और चारा नहीं है। वो बताता है, सारा माल जहाज से उतरवा कर हिफाजत के साथ रखवा दिया गया है। क्योंकि फॉरेन रिलेशंस का जिम्मा लॉर्ड तोरानागा के पास है, इसीलिए इस विदेशी जहाज पर भी अब उनकी ओर से हिरोमात्सु ने कब्जा कर लिया है। लॉर्ड तोरानागा के आदेश पर जॉन ब्लैकथॉर्न को भी ओसाका ले जाने का इंतजाम हो रहा है। रॉड्रिगेज नाम का एक स्पेनिश पायलट इन लोगों को वापस ओसाका लेकर जाएगा। रॉड्रिगेज जापानीज और पोर्टुगीज दोनों ही भाषाओं में फ्लुएंट है, इसीलिए जॉन इसकी मदद से अपनी सिचुएशन समझने की कोशिश करता है। रॉड्रिगेज उसे जहाज चलाने से रिलेटेड कुछ सवाल पूछता है, जिससे वो ये वेरीफाई करता है कि क्या वो वाकई पायलट है, और फिर वो हिरोमात्सु और याबुशिगे को बताता है कि ये अंजिन है। अंजिन यानी पायलट, यानी इस एपिसोड का नाम। रॉड्रिगेज से बातचीत करके जॉन को पता चलता है कि उसे लॉर्ड तोरानागा के पास लेकर जाया जा रहा है। वो यहाँ के बहुत बड़े लॉर्ड हैं। जॉन यहाँ झूठ बोलता है। वो ये तो बता देता है कि वो ब्रिटेन से है, लेकिन ये नहीं बताता कि उसका मकसद यहाँ आकर पोर्टुगीज के एक सीक्रेट अंपायर को हथियाना है। वो कहता है उनकी शिप रास्ते से भटक गई और वो गलती से यहाँ आ गए। ओसाका के लिए जहाज रवाना हो चुका है। हिरोमात्सु और अंजिन तो जा ही रहे हैं, बेचारे याबुशिगे को भी जाना पड़ रहा है। उसे मालूम है कि ऐसे वक्त में ओसाका जाकर लॉर्ड तोरानागा का वफादार दिखना अपनी जान को दांव पर लगाने जैसा है, मगर उसके पास कोई और ऑप्शन नहीं है। सफर आगे बढ़ता है। इनका सामना एक खौफनाक समुद्री तूफान से होता है। जॉन के हुनर की बदौलत इनकी शिप डूबने से बच जाती है,
लेकिन रॉड्रिगेज इस तूफान की चपेट में आ जाता है। हालांकि वक्त रहते जॉन उसकी तरफ एक पतवार फेंक देता है ताकि वो डूबे नहीं। तूफान खत्म होने के बाद जब जहाज किनारे आता है तो जॉन जिद ठान लेता है कि उन्हें रॉड्रिगेज को ढूंढने के लिए वापस जाना चाहिए। याबुशिगे और दो चार सिपाही अंजन के साथ रॉड्रिगेज की खोज में निकलते हैं। उन्हें क्लिफ के नीचे रॉड्रिगेज दिखाई देता है। अंजन को लॉर्ड तोरनागा तक सही सलामत पहुंचाने का आदेश है, इसीलिए ये लोग उसे क्लिफ से नीचे झांकने भी नहीं देते। अंजन को यह बात समझ आ जाती है तो वो रस्सी याबुशिगे की तरफ बढ़ाकर उसे ललकारने की कोशिश करता है कि या तो मैं रॉड्रिगेज को लेने जाऊंगा या फिर तुम जाओ। अंजन के एक साथी को जिस क्रूरटी से याबुशिगे ने मरवाया था, अंजन शायद उसी का बदला लेने की फिराक में है। उसे याबुशिगे की ये कमजोरी नजर आ गई है कि कोई चैलेंज दे तो वो पीछे नहीं हट सकता। इस खतरनाक क्लिफ से नीचे जाना और फिर रॉड्रिगेज को खींचकर वापस लाना बहुत रिस्की है, और उसे लगता है ऐसा करने पर याबुशिगे मारा जाएगा। याबुशिगे को जॉन का उकसावा अच्छी तरह समझ आ रहा है, मगर फिर भी वो इस चैलेंज को एक्सेप्ट करते हुए रस्सी से नीचे उतरने लगता है। एंड में वो बड़ी बहादुरी के साथ रॉड्रिगेज की जान बचा लेता है। वैसे इस दौरान वो खुद भी दो बार मरते हुए बचता है, एक बार गिरकर और एक बार वो खुद को मारने वाला होता है। वो डूबने की जगह अपनी मौत अपने हाथों में लेना स्वीकार करता है। इस बात से जॉन काफी इम्प्रेस हो जाता है। अगले सीन में ओसाका दिखाया जाता है जहां लॉर्ड योशी तोरानागा ने लेडी मरिको को बुलाया है। लेडी मरिको असल में हिरोमात्सु की बहू हैं। हिरोमात्सु का बेटा तोरानागा की आर्मी में जनरल है। लेडी मारिको को इसीलिए बुलाया गया है क्योंकि उसे पोर्टुगीज अच्छी आती है और तोरानागा चाहते हैं अजीरो से जिस प्रिजनर को लाया जा रहा है उसकी बातों को मारिको ट्रांसलेट करे। यहाँ हमें पता चलता है कि लेडी मारिको के पिता अकेची जिंसाई की हत्या को 14 साल बीत चुके हैं। तब मरिको भी अपने पिता के साथ अपनी जान देना चाहती थी, पूजी की ही तरह, लेकिन उसे भी इजाजत नहीं दी गई। उसे बिना किसी पर्पस के जीते रहने के लिए मजबूर किया गया। अब लॉर्ड तोरनागा उसे जीने का मकसद देते हैं। मरिको को बतौर इंटरप्रेटर काम करना है। अगले सीन में हम फिर से ओसाका की ओर जा रहे जहाज पर लौटते हैं। याबुशिगे की ब्रेवरी ने जॉन को जज्बाती कर दिया है और इमोशंस में बहकर वो गलती से बोल देता है कि जापान आने के लिए उसने कितनी मशक्कत की है। कितने ऐसे मौके आए जब मौत आंखों के सामने थी, लेकिन उसने कभी याबुशिगे की तरह खुद को मार देने के बारे में नहीं सोचा। रॉड्रिगेज उसे टोकता है कि तुमने तो कहा था तुम मर्चेंट हो और तुम्हारी शिप गलती से यहाँ आई थी। फिर रॉड्रिगेज उसकी शिप एरास्मस से चुराई हुई डायरी दिखाता है और कहता है मुझे सब पता है, तुमने यहाँ आते हुए कितने कैथोलिक बेसिस को जलाकर राख किया। यहाँ पर आने के बाद तुम्हारी क्या प्लान्स हैं, सब कुछ इस डायरी में लिखा है। तुम्हारा मिशन है स्पेनिश टेरिटरी को लूटना, जापान पहुंचना और इस नई दुनिया में ट्रेड के रास्ते खोलना। वो जॉन को वार्न करता है कि ओसाका पहुंचते ही वो पोर्टुगीज को जॉन की सच्चाई के बारे में बता देगा। ये सुनते ही जॉन उस पर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन रॉड्रिगेज के पास बंदूक है। जॉन कहता है वो इस अनसिविलाइज्ड जगह पर मरने के लिए नहीं आया है। रॉड्रिगेज का जवाब है जरा डेक पर जाओ, ओसाका दिखने लगा होगा। देखकर सोचना कि हमारी यूरोपियन सिविलाइजेशन क्या वाकई में इससे बेहतर है, और ये भी सोचना कि ऐसे एम्पायर पर किसका राज चलता होगा, उसका जो हर चीज दिखा कर करता है या वो जिसकी कोई भी चाल हमें दिखाई नहीं पड़ती। यहाँ की एक कहावत है कि हर इंसान के पास 3 दिल होते हैं, एक दुनिया को दिखाने के लिए, दूसरा अपने दोस्तों के लिए, परिवार के लिए, और तीसरा एक सीक्रेट हार्ट जो इतनी गहराई में दफन होता है कि कोई ढूंढ ही ना सके। ऐसी जगह पर सरवाइव करने के लिए अपना सीक्रेट हार्ट छिपाए रखना सबसे ज्यादा जरूरी होता है। ओसाका को देखकर जॉन हैरान रह जाता है। रॉड्रिगेज के इस वॉइस ओवर के दौरान ही हमें पता चलता है कि जिस आम आदमी ने अजीरो में एरास्मस शिप आते हुए देखी थी वो दरअसल लॉर्ड तोरनागा का जासूस है। उसी की वजह से लॉर्ड तोरनागा के पास शिप से जुड़ी हर इंफॉर्मेशन थी। ये पूरा नरेशन शायद लॉर्ड तोरनागा के लिए ही है, जैसे वो किस तरह अपना असली इरादा किसी के भी सामने जाहिर नहीं करते, चुपचाप सही लम्हे का इंतजार कर रहे हैं। काउंसिल ऑफ रीजेंट्स के सामने तोरनागा ने ऐसी बातें कहीं कि उन्हें किसी भी तरह की बगावत की भनक ही ना लगे। अपने वफादारों से वो सच्ची बातें करते हैं, लेकिन उनका असली इरादा क्या है ये सिर्फ और सिर्फ वही जानते हैं। एपिसोड के आखिरी सीन में अंजन लॉर्ड तोरनागा के दरबार में पहुंच चुका है। वो उनके अदब में सिर झुकाकर माथा टेकता है
और एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। कैसा लगा आपको शोगुन का एपिसोड 1 और मेरा ये एक्सप्लेनेशन कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। क्या आपको पता है बस ऑनलाइन शॉपिंग के थ्रू भी आप वॉच रोज को सपोर्ट कर सकते हैं। बस डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर टैप करें, अमेजोन की साइट ओपन करें, इससे वॉच रोज को छोटा सा कमीशन मिलेगा अगर आप इस लिंक के थ्रू शॉपिंग करेंगे। है ना एकदम सिंपल। बाय।